जय हिंद दोस्तों। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे कि देश को राष्ट्रीय आय कहां से प्राप्त होता है। इसी के अंतर्गत हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए किसी नॉर्मल व्यक्ति की आय जाननी हो तो उसको तीन तरीके या तीन पहलुओं के द्वारा जान सकते हैं। एक कि उसका उत्पादन कितना है, या किसी देश की आय जाननी है तो इसमें ये हम जान सकते हैं कि उसका उत्पादन कितना है, उसका आय कितना है, मतलब अन्य स्रोतों से उसका इनकम कितना है, और तीसरा कि वो खर्चा कितना करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो खर्चा जिस हिसाब से करता है तो उस हिसाब से भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसका आय कितना होगा, ठीक ना। एक कि उसका इनकम देख लीजिए कि उसका इनकम कितना है, ठीक ना, उससे भी आप उसके आय का अनुमान लगा सकते हैं। या तो आप उसका उत्पादित वस्तुओं को देख लीजिए कि उसके देश में या उसकी सीमा में उत्पादन कितना होता है। तो बात को समझते हैं। जैसे देखिए, उत्पादित वस्तुओं का मतलब कि किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में जितने वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक ना, गेहूं, धान, सेब, संतरा, भेड़, बकरी, ठीक ना, जिसको भी हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, मुर्गा, मुर्गी, ठीक ना, भैंस, गाय। तो एक वर्ष में जितना वस्तुएं उत्पादित होती है, ठीक ना, एक वर्ष में जितने वस्तुओं का उत्पादन होगा उसको हम लोग उत्पादित वस्तुओं के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल नहीं करते हैं, पुराने वस्तुओं में हुई मूल्य वृद्धि। मतलब कि मान लीजिए कोई पुराना वस्तु है, जैसे मान लीजिए आप 2023 का सोना खरीद के रखे हैं, उस टाइम सोना का दाम सस्ता था, ठीक ना, इस साल सोना का दाम बढ़ गया तो वो आपके उत्पादित वस्तुओं के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा, या उसको इसके अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा। या मान लीजिए कि आप पिछले साल का गेहूं रखे हैं, पिछले साल गेहूं अच्छा हुआ था तो गेहूं का रेट कम था, तो पिछले साल का आप गेहूं रखे हैं और उसको उसका वैल्यू इस साल बढ़ गया, इस साल मान लीजिए सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, जिससे गेहूं का उत्पादन घट गया तो गेहूं का मूल्य बढ़ गया, तो उसको भी हम इसमें नहीं रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद स्वभोग के लिए उत्पादित वस्तुएं। अब मान लीजिए कि आप घर में बिरवाई बोए हैं, सब्जी बोए हैं, आप उससे कोहड़ा, लौकी, भंटा, नेनुआ ये सब निकाल रहे हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हम उत्पादित वस्तुओं में शामिल कर लें तो इसको भी उत्पादित वस्तुओं में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, ठीक है। जो आप स्वभोग के लिए उत्पादन कर रहे हैं यानी अपने उपयोग के लिए, ठीक ना, ये सब चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि घर पे आप खाना बना के खा रहे हैं तो उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, लेकिन वही खाना आप बेच के पैसा उससे कमा रहे हैं तो उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आय विधि कि देश अलग अलग तरीके से आय कैसे करता है। जैसे अगर हम सैलरी कमाते हैं या हम पैसा इनकम करते हैं, कोई व्यापार बिजनेस करते हैं, तो उसको आय विधि में हम आय में शामिल करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है वो कहीं बाहर जाकर कमा रहा है, मतलब काम करने के बदले में उसको जो इनकम प्राप्त हो रहा है तो उसको हम आय में सम्मिलित करेंगे, ठीक ना। लेकिन जो सरकार आपको ऐसे ही दे दे रहा है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, ये सब को आप आय में या राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सब सरकार कब देता है, जब जो आय उसके पास होता है अन्य अन्य माध्यमों से। जैसे सरकार अलग अलग क्षेत्रों में बिजनेस करता है, जैसे आप देखेंगे कि सरकार की कई सारी कंपनियां हैं, जैसे भेल है, सेल है, वैसे इसरो है, इसरो भी उपग्रह बनाता है, उससे भी आय करता है। तो सरकार उन्हीं आय से इन क्षेत्रों में खर्च करता है, ठीक ना। तो इन क्षेत्रों में खर्च करता है तो इसको हम आय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करेंगे, ठीक ना। आप चोरी डकैती करेंगे तो उसको आय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करेंगे। लॉटरी से अगर आपको कोई पैसा मिल गया तो उसको हम आय के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी किया है और वो रिटायर हो गया है तो उसे जो पेंशन मिलता है उसको हम लोग आय में सम्मिलित करते हैं। पेंशन जो है वो आय में शामिल है, ठीक है। जो पेंशन है उसको हम आय में शामिल कर लेते हैं, लेकिन इसको क्यों आय में शामिल करते हैं? क्योंकि ये कुछ दिन काम किया गया है सरकार के लिए, सरकार को लाभ दिलवाया गया। जैसे सरकार के जो कर्मचारी होते हैं वो किस लिए काम करते हैं? ताकि सरकार को कहीं ना कहीं से मुनाफा हो। पुलिस किस लिए है? क्योंकि वो एक ऐसा माहौल पैदा करे जहां पे लोग बिजनेस डालना पसंद करें। अब माहौल ही ठीक नहीं रहेगा, वहां अपराध ज्यादा रहेगा, तो लोग वहां बिजनेस क्यों डालेंगे? तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार को मुनाफा कमाने के लिए होते हैं। तो
वही सरकारी कर्मचारी करते हैं। हालांकि ये बात तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है। सरकारी कर्मचारी को आप लोगों को ऐसे देख के फील नहीं होगा कि ये सरकार को फायदा करवाते हैं, लेकिन वस्तुतः उनका जो सिलेक्शन होता है, उनका जो नियुक्ति होता है, वो इसीलिए होता है कि वो सरकार को फायदा करवा पाए, ठीक ना। तो इसीलिए जो पेंशन है उसको आय में सम्मिलित किया जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, तो उसमें वृद्धावस्था रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, छात्रवृत्ति रहेगा और पेंशन रहेगा। तो पेंशन जो है उसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। बाकी ऊपर के इन चीजों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक ना। व्यय विधि यानी आप खर्चा कितना कर रहे हैं इसके आधार पर राष्ट्रीय आय। तो अगर आप एक वर्ष के अंतर्गत जो आप अन्य जगहों पर खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। लेकिन पुरानी वस्तुओं पर अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पुरानी टीवी है उसको बनवा दिए, तो खर्चा तो आप तभी भी किए, लेकिन उसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक ना। या शेयर खरीद लिए किसी कंपनी का या बॉन्ड खरीद लिए, तो उसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आय अभी आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूं, लेकिन अभी हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा जानना जरूरी था कि राष्ट्रीय आय होता कैसे कैसे है और राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त किया जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी ये सब शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए यही तरीके हैं, ठीक ना। जब बात राष्ट्रीय आय को मापने की होती है तो हम सबसे पहले जीडीपी मालूम करते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ये सब हम मालूम करते हैं। तो अब थोड़ा सा इत्मीनान से हम अब जीडीपी को समझेंगे। देखिए, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल जो है ना, इसका मतलब होता है टोटल, मतलब कुल, मतलब अगर ग्रॉस को हम टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहें तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक ना। तो सकल जो है, ये शब्द जो है ना, ये टोटल से संबंधित है कि मतलब इसका अर्थ टोटल। अब देखिए, जीडीपी क्या होता है कि किसी भी देश का एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का कुल मूल्य। बात को ध्यान दीजिए, किसी भी देश का एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का कुल मूल्य। जैसे मान लीजिए कि अब सोचिए कि एक वर्ष में कितने वस्तु उत्पादित होते होंगे, ठीक ना। समोसा, चाय, पकौड़ी, धान, गेहूं, बस, ट्रक, टेम्पू, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, ठीक ना। ये सब जो है जीडीपी में शामिल होते हैं, ठीक ना। तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, तो इसके अंतर्गत ठीक है, मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक ना। तो भारत के अंतर्गत यानी भारत की सीमा रेखा के अंदर कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो उत्पादन करेगा उसको हम जीडीपी के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई विदेशी कंपनी है, वो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है। एग्जाम्पल के लिए हम सैमसंग को ले लेते हैं, ठीक ना। सैमसंग को ले लेते हैं। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया की, ठीक ना। तो सैमसंग भारत में जितने मोबाइल का उत्पादन करेगा वो सब भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा, ठीक ना। सैमसंग जितना उत्पादन करेगा भारत में मोबाइल का, उस सबको भारत के जीडीपी में शामिल किया जाएगा। अगर एक बगल में ना जीएनपी को लिख के भी समझेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा जीडीपी। देखिए, दो चीजें होती है, एक जीडीपी होता है और एक होता है क्या, जीएनपी। जीएनपी नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि भारत का नागरिक यानी
यहाँ एन से आप नागरिक याद कर सकते हैं, ठीक ना, और डी से तो डोमेस्टिक है ही है, ठीक ना। तो भारत का नागरिक दुनिया में कहीं भी कोई इनकम कर रहा है या आय प्राप्त कर रहा है, उसको हम जीएनपी के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लीजिए सैमसंग है, ये 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है ना। टाटा है, मान लीजिए ये 600 रुपये कमा रहा है, और मान लीजिए मैं ही हूं डीसी, ये कमा रहा है 50 रुपया। लेकिन ये कहां कमा रहा है, ये जाके दुबई में कमा रहा है, दुबई में कमा रहा है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, सैमसंग मान लीजिए कि अपना जो 100 रुपया कमाया, कहां कमाया, इंडिया से कमाया, इंडिया में अपना मोबाइल प्लांट खोला, वहां मोबाइल बनाया, तो इससे 100 रुपया कमाया, ठीक ना। टाटा कहां से कमाया, ये इंडिया में ही टाटा ने प्लांट खोला और वहीं से 600 रुपया कमाया। और ऋषि एक लड़का है, मैं ही हूं, वो दुबई गया और दुबई से कितना कमाया, 50 रुपया कमाया। तो जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो हम सैमसंग प्लस टाटा यानी टोटल 700 रुपया हम जोड़ेंगे, ठीक ना। क्यों, क्योंकि सैमसंग भी भारत में ही मोबाइल मैन्युफैक्चर किया और वहां से कमाया, और टाटा भी भारत में ही जो भी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया वहां से कमाया। लेकिन यहाँ हम ऋषि की कमाई को सम्मिलित नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऋषि भारत की सीमा रेखा से बाहर है, ऋषि कहाँ है, दुबई है, ठीक ना। तो यही चीज हो जाता है। अब जब जीएनपी कैलकुलेट हम करेंगे तो जीएनपी के अंतर्गत हम टाटा को जोड़ेंगे और ऋषि को जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि टाटा कहां की कंपनी है, भारत की कंपनी है, और ऋषि कहां का नागरिक है, भारत का नागरिक है। तो जब हम जीएनपी की बात करते हैं ना, तो जीएनपी में हम किसे सम्मिलित करते हैं, भारत की कंपनी या भारत के नागरिक को, ठीक ना। भारत का नागरिक जो सामान बनाया उसका जो अंतिम मूल्य रहा उसको हम बोलेंगे क्या, जीएनपी, ठीक ना। और जीडीपी कि भारत की सीमा रेखा के अंदर, यानी भारत की सीमा रेखा के अंदर कोई भी कंपनी, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, जो इनकम करती है उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, जीडीपी के अंतर्गत। अब जैसे देखिए, अंडमान निकोबार में भी अगर कोई कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन करती है और उससे आय प्राप्त करती है तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, जीडीपी के अंतर्गत रखेंगे, ठीक ना। लेकिन जीएनपी के अंतर्गत हम तभी रखेंगे जब वो भारत की कंपनी हो या भारत का नागरिक हो, ठीक ना। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यहां पे कि जीडीपी के अंतर्गत भारत की सीमा रेखा के अंदर, सीमा रेखा के अंदर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं का मूल्य, उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं का मूल्य, चाहे वो उत्पादन भारत की कंपनी द्वारा किया जाए या विदेशी कंपनी द्वारा किया जाए। यानी भारत की सीमा रेखा के अंदर चाहे वो टाटा उत्पादन करे, चाहे वो सैमसंग उत्पादन करे, चाहे वो ओप्पो उत्पादन करे, चाहे वो वीवो उत्पादन करे, सब किसके अंतर्गत आएंगे, जीडीपी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जब बात हम जीएनपी की करेंगे तो भारत की कंपनी अथवा भारत का नागरिक द्वारा प्राप्त कुल आय, चाहे वो आय वो भारत की सीमा रेखा के अंदर से प्राप्त करता है या भारत की सीमा रेखा से बाहर से प्राप्त करता है। मतलब अगर कोई आदमी भारत का नागरिक है तो वो चाहे दुबई जाके पैसा कमाए, चाहे वो यहीं रह के पैसा कमाए, उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, जीएनपी के अंतर्गत रखेंगे, ठीक ना। बात को ध्यान दीजिएगा। यानी जब बात हम जीएनपी की करेंगे तो इसका फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, जीडीपी माइनस विदेशी कंपनी का आय,
प्लस भारत के नागरिक अथवा कंपनी का आय। ठीक है ना, बात को ध्यान दीजिएगा। अगर जीएनपी निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जीडीपी मतलब भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से हमको क्या करना है, खाली विदेशी कंपनी का आय जो है माइनस कर देना है। ठीक ना, और उसमें जोड़ क्या देना है, भारत के नागरिक अथवा कंपनी का आय, चाहे वो कहीं से प्राप्त करके आए हैं। अगर हम इसको एक्स मानते हैं और इसको वाई मानते हैं तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट से बाहर ले ली तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक ना, तो ये हो गया। बात को समझे आप कि जब जीएनपी निकालेंगे तो जीडीपी तो हमारा रहबे करेगा, जीडीपी में से खाली हमको क्या निकाल देना है, विदेशी कंपनी ने जो भारत से आय प्राप्त किया उसको, और जोड़ क्या देना है, जो भारत के नागरिक या भारत की कंपनी विदेशों से आय प्राप्त करके लाते हैं उसको। ठीक ना, तो ये हमको लग रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके बाद एक टर्म आता है एनडीपी और एनएनपी। ठीक है ना, एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, मान लीजिए ना कि आपका 100 नंबर का पेपर है। ठीक ना, आप अधिकतम उसमें कितना नंबर ला सकते हैं, 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक ना, आप एसएससी सीजीएल का नॉर्मलाइजेशन वाला स्कीम मत समझिएगा। अगर कोई पेपर 100 नंबर का है तो सामान्य तौर पर आप उसका अधिकतम कितना ला सकते हैं, 100 नंबर ला सकते हैं। लेकिन आता कितना है, 80, 85, 90। उसी तरह से मान लीजिए कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम धान का उत्पादन किए, हमारा धान का उत्पादन कितना हुआ, 100 क्विंटल हुआ, 100 क्विंटल हुआ। ठीक ना, लेकिन इसको ओसाने में, बोरा में भरने में, इधर उधर लेके जाने में कुछ इसमें से मान लीजिए कि 10 किलो जो है कम हो गया। ट्रैक्टर में ला देंगे, भरेंगे तो गिरेगा इधर उधर, ओसाएंगे तो थोड़ा उसमें भी लॉस होगा। तो ये जो 100 क्विंटल था आपका ना, इसको बोलते हैं जीडीपी, मतलब कुल उत्पादन आपने कितना किया। और एनडीपी क्या होता है, 100 क्विंटल माइनस 10 किलो इज इक्वल टू एनडीपी। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप समोसा बनाए, ठीक ना, 100 समोसा बनाए, ठीक ना, तो आपका जीडीपी कितना हुआ, मान लीजिए कोई हलवाई 100 समोसा बनाया तो उसका जीडीपी कितना हुआ, 100 समोसा हुआ। लेकिन शाम तक उसका समोसा बिका कितना, 90। ठीक ना, 10 समोसा उसका बेकार हो गया या सड़ गया या ऐसा नहीं रहा कि उसको बेचा जा सके, तो एनडीपी कितना हुआ, 100 माइनस 10 यानी 90। ठीक ना, क्यों, 100 समोसा उसके पास था, 10 समोसा खराब हो गया, तो नेट यानी एनडीपी कितना हुआ, 90। इसी तरह जब हम वस्तुओं को बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम 100% सही वस्तुओं को नहीं बना सकते, उसमें से कुछ डिफेक्टेड आइटम निकल जाता है। जैसे 100 बल्ब बनाए तो उसमें से 10 बल्ब डिफेक्टेड निकल गया, तो जो 100 बल्ब है वो हमारा क्या है, जीडीपी है। जो 10 डिफेक्टेड निकल गए उसको 100 में से माइनस कर दें, अब जो 90 बल्ब है वो क्या हमारा है, एनडीपी। तो एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जीडीपी का जो मूल्य ह्रास होता है उसको निकालते हैं तो उसको एनडीपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि कपड़ा उत्पादन करने वाली कंपनी कपड़ा का उत्पादन किया, ठीक ना, अब कई बार क्या होता है कि कपड़े में कहीं कट लग गया, ठीक ना, तो जैसे कपड़े का मूल्य सामान्यतः अगर 100 रुपये होना चाहिए तो कपड़ा कंपनी बोलता है कि चलो भाई इसको 60 रुपए में दे देते हैं, तुम कपड़ा को ले लो। तो देखिए जो कपड़ा कटा है ऐसा नहीं कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसमें क्या हुआ, मूल्य ह्रास हो गया, ठीक ना, उसमें मूल्य ह्रास हो गया। उस वो कपड़ा बिकता है कितने का, 100 रुपए का, लेकिन बिका कितने का, 60 रुपए का, ठीक ना। तो ये 100 रुपया है वो क्या है, जीडीपी है, जो 60 रुपया है वो क्या है, एनडीपी है, ठीक ना। सिंपल सी बात यही है, ठीक ना, कि इसमें जो मूल्य ह्रास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनडीपी बोलते हैं, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक ना।
यहां तक बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप खेती जब करने जाते हैं तो उसमें पौधे लगाते हैं। मान लीजिए आपने 100 पौधे लगाया, उसमें से लगा कितना 80, यानी जो 20 पौधा है वो आपका नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये जो 100 पौधा है ये क्या आपका है, ये जीडीपी है, और जो 80 पौधा है क्या है, एनडीपी है, ठीक ना। तो जीडीपी में जो भी मूल्य ह्रास हुआ ना, उसको हम एनडीपी कहते हैं, ठीक ना। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब कि जो वस्तु वाकई अंतिम में बिका और उसका जो मूल्य मिला उसको हम क्या बोलते हैं, एनडीपी बोलते हैं। उसी तरह से हमारा होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। सेम वही बात कि जीएनपी से जो इनकम हुआ और उसमें जो मूल्य ह्रास प्राप्त हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, एनएनपी बोलते हैं। ये जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ठीक ना। अब उसके बाद हमारा दो चीज और बचता है, क्या, एक जीडीपी फैक्टर कास्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। जीडीपी एमपी क्या होता है, जीडीपी एफसी क्या होता है, और एक रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक ना।